नहीं, यहाँ ऑडियो है ना ये सब। केंद्रीय कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के बीच छत्तीसगढ़ में टिकट को लेकर टेंशन और गहराता जा रहा है। कयास है कि सभी 90 सीटों के प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है और 15 अक्टूबर के बाद कांग्रेस की लिस्ट भी आ सकती है। लेकिन फाइनल सूची से पहले एक और सूची सामने आ गई, जिसने सिटिंग विधायकों की टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस के करीब 21 सिटिंग विधायकों के नाम डेंजर जोन में गिनाए जा रहे हैं, जिनकी जगह किसी नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। इनमें रायपुर संभाग से शकुंतला साहू, चंद्रदेव राय, कुलदीप जुनेजा, किस्मत लाल नंद और विनोद सेवनलाल का नाम शामिल है। बिलासपुर संभाग से प्रकाश नायक, रश्मि आशीष सिंह, मोहित केरकेटा और चक्रधर सिदार का नाम सामने आ रहा है। बात बस्तर संभाग की करें तो शिशुपाल सोरी, राजमन बेंजाम, रेखचंद जैन और देवती कर्मा का टिकट कट सकता है। तो वहीं सरगुजा संभाग से विनय जायसवाल, प्रेमसाय सिंह टेकाम, यूडी मिंज और बृहस्पत सिंह, तो दुर्ग संभाग से ममता चंद्राकर, भुवनेश्वर बघेल, देवेंद्र यादव और गुरु दयाल बंजारे के टिकट पर सस्पेंस है। बैठक से पहले सीएम भूपेश का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पितृपक्ष के बाद सूची जारी होगी, तो वहीं अधिकतर सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी बीजेपी कांग्रेस की सूची को लेकर लगातार हमलावर है। समझता हूँ कि प्रथम चरण के और द्वितीय चरण के बहुत सारे नाम आज तय होंगे। 15 तक के अब 2 दिन तो है, पितृपक्ष तक के तो रुकना चाहिए। ऐसा है, वैसे तो पूरे कांग्रेस की ही टिकट कटने वाली है। छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस को घर बैठाना है और भारतीय जनता पार्टी को मौका देना है, उसकी सरकार बनानी है। बयानबाजी से तर बीजेपी भी टिकट जारी करने के बाद अंतर विरोध की तपिश झेल रही है। कांग्रेस में भी टिकट जारी करने के बाद ये स्थिति बन सकती है। शायद इसीलिए कांग्रेस पहले ही कवायद कर सारे समीकरण सेट करना चाहती है। अब देखना होगा कि चुनाव से पहले कांग्रेस की कवायद कितनी कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। कांग्रेस में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सरगर्मियां तेज थी कि आखिर चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया है, पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कब होगा? अब इस सस्पेंस से पर्दा जल्द उठने वाला है। कांग्रेस की लिस्ट फाइनल करने वाली सबसे बड़ी कमेटी प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर चुकी है और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 15 नवंबर को नाम का ऐलान भी हो जाएगा। कुल मिलाकर प्रत्याशियों की कुंडली अब सीसी के लिफाफे में कैद हो गई है, लेकिन अटकलें अभी भी थम नहीं रही कि किसका टिकट कटेगा और किसकी दावेदारी बची रहेगी। चर्चा इस बात को लेकर है कि 20 से ज्यादा विधायक हाशिए पर हैं। ये वो विधायक हैं जो जमीनी रूप से कमजोर हैं, क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल नहीं है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार और अन्य मामलों में घिरे विधायकों की भी छुट्टी होने वाली है। हालांकि पार्टी के लिए चुनौतियां यहां पर खत्म नहीं हो रही, क्योंकि पार्टी ने विकल्प के तौर पर जिन प्रत्याशियों के नाम पर विचार किया है उन्हें लेकर भी एक राय फिलहाल नजर नहीं आ रही है। रायपुर से लेकर बिलाईगढ़ तक और सरगुजा से लेकर बस्तर तक आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे नाम हैं जो पार्टी की फाइनल लिस्ट में जगह तो बना चुके हैं, लेकिन टिकट के ऐलान के बाद उन जगहों पर घमासान देखने को मिल सकता है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। बीजेपी की बगावत पर तालियां पीट रही कांग्रेस के लिए भी आने वाला वक्त आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि मौजूदा विधायक जहां तलवार खींचकर तैयार बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जोगी कांग्रेस पलक पावड़े बिछाए बैठी है कि बागियों को अपने चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतारे। अमित जोगी खुद ऐलान भी कर चुके हैं कि भाजपा और कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेंगे। जाहिर है कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना साधने वाली पॉलिटिक्स है। चलिए आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद है। विजय शर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत करता हूं। सुरेंद्र वर्मा जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सुशांत जी मेरे साथ बिलासपुर से जुड़े हुए हैं। सुशांत जी भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है सुशांत जी का भी इंतजार खत्म, टिकट मिले उनको भी। चलिए सबसे शुरुआत करता हूं सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी, आज तो बैठक हो गई, अब कुछ तो हिंट दे दीजिए, कितनों का टिकट कटेगा, कितनों को मिलेगा, कितने बागी बन रहे हैं, कुछ तो बताइए। सुरेंद्र जी बहुत चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, आप कुछ आज बता ही दीजिए कम से कम। आदित्य जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी बहुत पैनी नजर रखते हैं, सभी चीजों से, सभी परिस्थितियों से आप बेहतर ढंग से वाकिफ हैं। कांग्रेस में जहां तक प्रत्याशी चयन का मामला है, आपने भी देखा होगा 1.5 महीना पहले पूरा शेड्यूल जारी किया गया था, कब से कब तक ब्लॉक में आवेदन आएंगे, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, क्या फॉर्मेट होगा, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं,
उसके बाद जिलों में किस प्रकार से विचार किया जाएगा, नाम कैसे राज्य में जो पीसीसी के पास आएंगे, राजनीतिक कमेटी, स्क्रीनिंग कमेटी, और आज जो सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग हो रही है और कल भी जहां तक मेरी जानकारी है उस पर चर्चा हो रही है। तो ये तय फार्मूला है, कांग्रेस में पारदर्शिता है, आम कार्यकर्ता को जो है अवसर मिला है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में तो सिर फुटबॉल है, उसके पीछे कारण भी है। देखिए, असंतोष अपनी जगह है, सभी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, आकलन भी अलग हो सकता है, राय भी पृथक हो सकती है, लेकिन कांग्रेस इस मामले में पहले भी आप 2018 में देखेंगे सारे 90 के 90 विधानसभा में संकल्प शिविर लगा। अभी भी इस बार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में दीपक बैज संगठन के मुखिया के तौर पर सभी संकल्प शिविरों में शामिल हो रहे हैं। कल भी 3-4 विधानसभा में, 5 विधानसभा में था। इससे पहले 1.5 साल से 2 साल से मुख्यमंत्री जी सीधे फीडबैक ले रहे हैं, विधायकों के संदर्भ में भी, सरकार के कामकाज के संदर्भ में भी, भेंट मुलाकात, संभागीय सम्मेलन, भरोसे का सम्मेलन, हितग्राहियों का सम्मेलन। तो ये सतत प्रक्रिया है और पहले से चल रही है। ऐसा नहीं है कि प्रत्याशी की सूची जारी होने के बाद हम चुनाव की तैयारी में जाएंगे। ये एक अलग प्रक्रिया है और प्रत्याशियों के चयन में आपने देखा है, भाजपा के तो किसी छत्तीसगढ़ के नेता कार्यकर्ताओं को पता ही नहीं था भाजपा के कि किनको नाम पर चर्चा हो रही, किनके नाम आ रहे हैं, और जो अपने कार्यकर्ता और अपने नेताओं के हक का गला घुटा गया। जैसे विजयवर्गीय जी मध्य प्रदेश में रो रहे हैं, यहाँ गणेश राम भगत को आपने रोते देखा, डमरूधर पुजारा जी का भी आपने देखा, और लगातार कई, चंद्रशेखर साहू जी हैं सबसे वरिष्ठ आदि ओबीसी वर्ग के नेता जो सबसे बड़ी आबादी है। तो भाजपा में तो सारे दागी, सारे भ्रष्टाचारी टिकट पा गए, संपत अग्रवाल भी खरीद लाए, ये इनके नेताओं का आरोप है। जो जितने भ्रष्टाचार के आरोपी थी, जलकी में जमीन कब्जा, बांध कब्जा करने वाले भी पा गए, नान और धान के घोटालेबाज, अगस्ता और पनामा के घोटालेबाज, प्रियदर्शनी बैंक के 5 जो मुख्य आरोपी ने जिनका नाम लिया था करोड़ों रुपए हाथ में थमाने का, 5 के 5 टिकट पा गए। तो भाजपा में तो कोई फार्मूला नहीं है, ना कार्यकर्ताओं से पूछा जाता। हमारे जो भी प्रत्याशी तय किए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की सहमति है, चर्चा है, संवाद है, और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है जो भाजपा में कहीं आपको देखने नहीं मिलेगा। ठीक है सुशांत जी, अभी तक तो कांग्रेस आप लोगों पर आपत्ति उठा रही थी, लगातार ये बात कर रही थी कि आप लोगों में सिर फुटअव्वल है, जिनको टिकट दिया गया है बगावत हो रही है। अब आप लोगों की भी बारी आ गई सुशांत जी, सुनाई में आ रहा है कि कांग्रेस कई लोगों की टिकट काट रही है और वो बागी बनकर तैयार बैठे हैं दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए। क्या कहेंगे सुशांत जी? मेरे साथियों के साथ साथ आपको भी प्रणाम है, दर्शकों को भी प्रणाम है। पर परिवर्तन की व्यवस्था के लिए संकनाद हो चुका है और चुनाव में मतदान करने की चिंता जनता आवश्यक तौर पर करे, इसके आह्वान के साथ अपने साथी सुरेंद्र वर्मा जी को सुन रहा था। बड़ी झुलझुलाहट और चिड़चिड़ाहट में बात कर रहे थे। जब शासक ही स्वयं उदाहरण देने लग जाए कि फलाना हुआ, ठिकाना हुआ, अरे 5 साल आपकी सरकार थी, गिरेबां पे झांकना था कि आपको जनता ने जवाबदेही दी थी कार्रवाई करने की, क्यों नहीं की कार्रवाई आपने? आज चूचू को मुरब्बा बना के थूक में लड़वा बांध के छत्तीसगढ़िया लोग को ठगने का काम आपके नेता ठगेश बघेल जी ने किया। तो घोटालों की श्रृंखला मैं भी गिराना चाहता हूं आपके काम में, क्रम सुनते रहिएगा। कोयला में घोटाला, डीएमएफ में घोटाला, अधिकारियों की तबादला, उद्योग में घोटाला, सूखा राशन घोटाला, वन घोटाला, वन विभाग की घोषणाओं में घोटाला, 5000 का चावल घोटाला, स्वास्थ्य विभाग के खरीदी में घोटाला, जैन पोर्टल घोटाला, पोलघाट सिंचाई परियोजना घोटाला, पीडीएस घोटाला, जल जीवन मिशन घोटाला, सोसाइटी में घोटाला, बारदाना घोटाला, धान खरीदी में घोटाला, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में घोटाला, साइकिल खरीदी योजना, सरस्वती साइकिल योजना में घोटाला। और घोटालों की श्रृंखला ये है भाई साहब कि तुमने हमको ऐसे लूटा भरी बीच बाजार में। छत्तीसगढ़ अब कहने लगा कि तुमने हमको ऐसे लूटा भरी बीच बाजार में, चुनरी तक का रंग उड़ गया फागुन के त्योहार में। आपके लोगों ने अंधेर नगरी चौपट राजा दाऊद भूपेश बघेल और टीएस बाबा ने जो मिल के लूटा है छत्तीसगढ़ को, उसकी जनता जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। और अब कहती है जनता कि भ्रष्टाचारियों सत्ता छोड़ो, कि जनता भाजपा के साथ आती। जी उचित जी मेरे साथ जुड़े। उचित जी, अभी से जो इस प्रकार की बगावत वाली बातें सामने आ रही है, अभी से कई लोगों ने मुंह खुला लिया है, जिन लोगों को लग रहा है कि उनका टिकट कट जाएगा, तो ऐसा नहीं लग रहा कि पार्टी के लिए मुश्किलें आने वाली है? आपने तो इसके पहले भी कई चुनाव देखे हैं, क्या लग रहा है ऐसी नाराजगियां जो हैं क्या चुनाव में भारी पड़ जाती हैं? उचित जी। जी बिल्कुल, ये 2 माह जो होते हैं किसी भी राजनीतिक दल के लिए, वो कोई भी पार्टी हो, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये 2 माह होते हैं कि किसको टिकट दी जाए और कौन से सीटिंग एमएलए की टिकट काटी जाए। तो निश्चित तौर पे इसको सब तरफ से सबको गुजरना है, इस दौर से सबको गुजरना है, चाहे वो सत्ता की पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो। आज विपक्ष की टिकट आई है तो हमको देखने को मिल रहा है कि विपक्ष में थोड़े विरोध के स्वर हैं, विलाप है और विरोध प्रदर्शन है। फिर भी मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी संगठित पार्टी है एज कंपेरेटिवली कांग्रेस।
वहीं आप कांग्रेस की बात करेंगे तो वहां पे खुला खेल फरुख्खाबादी है, वहां पे अपनी ढपली अपना राग है, संगठन की उतनी कोई सुनना नहीं है, समझना नहीं है। वहां पे विरोध मतलब विरोध, वो पार्षद हो चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, वहां खुलेआम विरोध, और पार्टी इसको संजीदगी से लेती भी नहीं है। इसके दुष्परिणाम भी काफी दोनों को उठाने पड़ते, दोनों ही राजनीतिक दलों ने इसको उठाए। हमने बसरा में देखा संपत अग्रवाल के खिलाफ, हमने कुरुद में देखा नीलम चंद्राकर को देखा, हमने आनंद पवार को वहां धमतरी में भी देखा। तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो बहुत अच्छे विधायक हो सकते थे या टिकट की दावेदारी करते थे, और होना भी था। उस वजह से ये जो चेंजेस हुए दोनों ही दलों में, जो चेंजेस हुए उसका परिणाम है कि आप घनिष्ठ कौन है वो देख रहे हैं, आप वरिष्ठ कौन है वो नहीं देख रहे हैं। आज की राजनीति में जो है हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, हर व्यक्ति को टिकट की एक लालसा है। राजनीति में जो भी आया है उसको एक ना एक दिन चाहे विधायक की, चाहे पार्षद की, चाहे सांसद की टिकट चाहिए ही है। तो कितना वेट करे। खैर राजनीतिक पार्टियों के लिए परीक्षा की घड़ी होती है। ये जितने भी विरोध होते हैं तात्कालिक होते हैं, इसके लिए समितियां बना के उसको शांत करने की कोशिशें होती हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 15 दिन 20 दिन में इसकी तकलीफें आती है। भारतीय जनता पार्टी से उस तकलीफों को बहुत करीब से झेल चुकी है। अगर आप हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में तो ये आलम हो गया था कि विधायक को मनाने के लिए टिकट नहीं दे रहे, उसको बनाने के लिए भी सबसे बड़े सुप्रीमो को भी फोन करना पड़ा था। ये सब जग जाहिर है। तो ये तमाम विरोध के स्वर रहेंगे, और ये 15 दिन 1 महीना आपको ये देखने मिलेगा दोनों तीनों राजनीतिक दलों में। सुरेंद्र जी, अभी तक आप लोग बोल रहे थे कि जोगी कांग्रेस, जिसका नाम जनता कांग्रेस है, वह पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। सुना है आप लोगों के यहाँ जिसको टिकट नहीं मिलेगा ना, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ उसको टिकट देने के लिए तैयार बैठी है। कैसे बचाएंगे सुरेंद्र जी अपने बागियों को? आदित्य जी, यह पहली बार नहीं है, और छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुकी है। अंतागढ़ का षड्यंत्र भी नहीं भूले हैं, और भाजपा तो पूरे देश में इनका चरित्र है। कांग्रेस से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सीधे मुकाबले में कहीं नहीं है, और ये पहली बार भी नहीं है। इनके प्रभारी ओम माथुर का बयान आपको याद होगा, जब उन्होंने कहा था कि रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने पुरुषार्थ में 15 साल सरकार नहीं चलाए। तो अब भी ये उसी पैतरे को आजमाना चाहते हैं। जो जहां जहां डैमेज कर सकता है कांग्रेस को, उनके भरोसे ये चुनाव में जाना चाहते हैं। लेकिन हर बार जो है काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और छत्तीसगढ़ की जनता जो है भाजपा के षड्यंत्रों पर कभी भी सहभागी नहीं होगी। इनको आजमा भी चुकी है, और इनके झांसे में अब नहीं आने वाले। आज जो चर्चा है आदित्य जी चुनाव में टिकट के संदर्भ में, भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता, ये क्या प्रक्रिया थी, क्या क्राइटेरिया था, उस पर बात नहीं करेंगे। झूठ और जुमलेबाजी की, गलत बयानी की, लफाजी की तो होड़ मची है भाजपा के नेताओं में। अभी कह रहे थे कन्या विवाह सहायता योजना 15,000 की राशि थी, 50,000 सीधे खातों में दिया जाता है। इनको तो इतना भी मेहनत नहीं करना चाहते ये भाजपाई कि तथ्यों के आधार पर आरोप लगाए, कुछ डेटा निकाले। जितनी योजनाएं हैं 56 से ज्यादा भूपेश सरकार की, सबके आगे घोटाला लिख दिए। सीधे जो राशि अंतरित की जाती है 1,75,000 करोड़ से ज्यादा की राशि सीधे उनके बैंक खातों में गई हितग्राहियों के, कहां से घोटाला हो गया। 2,85,000 का गोधन न्याय योजना में गोबर खरीदी हुई है, ये 14,000 करोड़ का, कोई 1,300 करोड़ का। तो इनके फिगर आप देखिए, किसी नेता का, किसी भाजपाई का दूसरे भाजपाई से मैच नहीं करेगा। जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि सीधे खातों में जाती है, जो भूमिहीन कृषि श्रमिक मजदूरों के लिए जो न्याय योजना है देश में कहीं नहीं है, जो उनके खातों में यहां जाती है। वनोपज संग्राहक है जो 14 लाख से अधिक उनके खातों में जाती है। जो तेंदुपत्ता 2,500 में खरीदते थे, ये हम 4,000 रुपए उनके खातों में डाल रहे हैं। उनका बीमा योजना मोदी सरकार ने केंद्रांश बंद कर दिया 1 अप्रैल 19 से। भूपेश बघेल सरकार ने मुस्तैद महेंद्र कर्मा के नाम पर शुरू किया, वो केंद्रांश भी कंपनियों के खाते में जाते हैं। तो ये तथ्यहीन आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र बन चुका है, और इसीलिए इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। इनके कार्यकर्ता इनके नेताओं पर भरोसा नहीं करते, तो जनता कहां से भरोसा करेगी इन पर। 15 साल ठगे, वादा खिलाफी किए, कुशासन और भ्रष्टाचार को भी छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है रमन राज के। ये किस मुंह से आरोप लगाते हैं? अराजकता, धोखाधड़ी, विश्वासघात आपका अरे व्यापार ये है। तो फैलाना छोड़ दो, और अपराधियों को छोड़ दो, सजा फैलाना। व्यवस्था है, और कांग्रेस और अपराध मिली जुली व्यवस्था का हिस्सा है। वर्माजी तो गिरबान में झाके रमन सिंह की 5 बड़े भाजपा नेताओं को तहसील चिड़वी है, युवा ठगा गया हो, महिलाओं को शराबबंदी के नाम पे आपने ठगा हो, 15 फुट की राजनीति आप करते हो, प्रदेश आपके नेतृत्व को झेल रहा है। ये बड़ी बात है। मंत्री मुख्यमंत्री की बेईमानी और लड़ाई सड़कों पर है, योजनाएं बंद और वसूली चालू है। कांग्रेस के सोनिया गांधी की यही वजह है। उन्हीं के हाथ में सब कुछ कंट्रोल है।
ये जनता नहीं, अधिनायक खुद बात और कांग्रेस के पूंजीवाद कार्यकर्ता पैसा कहने लेकर लगे टिकट हैं बेचने वाले कि भाजपा की सरकार सुन बेहतर लीजिए, थी जो इस भाजपा सरकार के से, खिलाफ क्योंकि चुनाव लड़े थे 2018 में, प्रधानमंत्री कितने आवास लोग हैं योजना जो बंद टिकट है, पाए हैं? शौचालय से जो जनता हारे हैं उनकी वंचित तो है, बात छोड़ दीजिए। वृद्धा पेंशन कितना योजना समय बंद हुआ है, है जनधन राजनीति के सुरक्षा योजना प्रत्याशियों को बंद है, भाजपा ज्वाइन किए। मुफ्त लोहरा का प्रत्याशी कब से बात करेंगे? सुशांत जी मेरा एक सवाल था। सुशांत जी टिकट मिलेगा भाई आपको, हम सब साथ हैं आपके, आप चिंता मत करिए। सुशांत जी पिछले कई दिनों से हम समझ नहीं पा रहे कि जिन नाम पर विरोध था और आप लोग को पहले से पता था, उसके बावजूद आप लोगों ने नाम नहीं बदले। तखतपुर से धर्मजीत सिंह का विरोध बढ़ रहा है, धरसीवा से अनुज शर्मा का विरोध बढ़ रहा है, बहुत सारे नाम निकल भी जाएंगे इसके अलावा भी, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग केवल जिद कर रहे हैं। कार्यकर्ता कहां साथ देगा सुशांत जी? पैराशूट प्रत्याशी लाते जाएंगे, आरंग से धरसीवा में डाल देंगे, तखतपुर में डाल देंगे, लोरमी में डाल देंगे, कार्यकर्ता क्या जीवन भर दरी ही बिछाता रहेगा सुशांत जी? भारतीय जनता पार्टी संगठन निष्ठ कार्यकर्ताओं की एक बड़ी श्रृंखला लेके चलती है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं मेरे साथी वर्मा जी, आपने मुझे कहा ना टिकट की बात, तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता और कमल छाप चुनाव लड़ते हैं। मैं तो मात्र निमित्त तो हो सकता हूं, अगर पार्टी तय करेगी, और तब तय करेगी तो वर्मा जी का आशीर्वाद लेने भी जाऊंगा कि आइए माफिया सरकार को उखाड़ फेंकने में हमको आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि ये माफिया सरकार इस छत्तीसगढ़ को आशीर्वाद देंगे, आप चिंता मत करिए, बिल्कुल देंगे ना। एक वंशी परिवार की चरण वंदना के एटीएम के रूप में समर्पित कर दिया इन्होंने। इनका जो मुख्य व्यापार है वो सिर्फ लूट है, और छत्तीसगढ़ की जनता कहने लगी है अविश्वास अविश्वास अविश्वास। और 2023 को दिसंबर में जब ये मतगणना होगी तो आप ये समझ लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की जो एटीएम मशीन है वो उखाड़ के फेंक दी गई है जनता के द्वारा। सुशांत जी मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया आपने। पैराशूट प्रत्याशी जो आए हैं, क्या कार्यकर्ता साथ देगा उनका? बहुत सारे उदाहरण है, राजीव का उदाहरण है, दरसीमा का उदाहरण है, इतने सारे उदाहरण आपके सामने। देश के नहीं वरन विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक नेता माननीय मोदी जी ने कहा है हमारा निशान कमल छाप, और कमल छाप को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मैदान में है और कार्यकर्ता उसके साथ है, और जनता का समर्थन मिलना चालू हो गया है। ठीक है उचित जी, बीजेपी की लिस्ट को देखकर आपको क्या लग रहा है? कुछ नयापन दिख रहा है आपको? भले ही पार्टी दावा कर रही 43 नए चेहरों का मौका दे दिया गया, लेकिन उचित जी जिन चेहरों को लेकर नाराजगी थी वही चेहरे तो फिर से सामने आ गए। उचित जी बिल्कुल, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट आई है वो थोड़ी सी डिफेंसिव, मैं इसको कहूंगा कि डिफेंसिव लिस्ट है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी डिफेंस मोड में खेल रही है। जिस तरीके से 2018 में जिन लोगों के मत पूरी की पूरी हार जानी चाहिए थी, जो 13 के 13 मंत्री जो जिम्मेदार थे, जैसे कार्यकर्ता कह रहे थे कि हम इनकी वजह से आज 15 और 16 पे आ गए हैं, इसके पूरे के पूरे जिम्मेदार हमारे मंत्री जी है। फिर उन्हीं एनपीए अकाउंट जो भारतीय जनता पार्टी के थे उन्हें फिर से टिकट देना दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव मोड में चल रही है। वो जीत, और एक तरफ ये भी पॉसिबल है कि वो जीत जो सुनिश्चित कर सके ऐसे लोगों को टिकट दी है। भारतीय जनता पार्टी नो डाउट बहुत मेहनत करके इस चुनाव को बराबरी के लेवल पे लाने की कोशिश उसकी जारी है, लेकिन इस टिकट के जो वितरण हुआ है उसको देख के लगता है कि थोड़ा सा कमत्ता रखना भी जरूरी है। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा पीछे ले, जिस समय 21 नामों का नाम जारी होता, सबसे पहली लिस्ट की बात कर रहा हूं, उस समय आम कार्यकर्ताओं, क्योंकि हम लोग सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा था कि वाकई में ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं को मौका दिया। ठीक है, 2-4 अपवाद हो सकते हैं, जैसे राजीव का अपवाद है, लेकिन दूसरी लिस्ट के आने के बाद कार्यकर्ताओं का जो बिहेवियर हमने चेंज देखा सोशल मीडिया में, वो बहुत ज्यादा परिवर्तन था। बिल्कुल उनको ऐसा लग रहा था कि यार पहली लिस्ट जितनी बेहतर थी, दूसरी लिस्ट में उतना ज्यादा गड्ढे में डाल दिया बीजेपी को। क्या ये स्वर आए हैं, विरोध के स्वर आए हैं, वो पैरासूट वाले जितने हैं वो भी हैं। सांसदों को आपने उतार दिया, 4-4 सांसद उतरे हैं, विधायक भी उन्हीं को, सांसद भी उन्हीं को। कार्यकर्ताओं का नंबर कब आएगा ये पूछना लाजमी, और ये पूछने का हक है हर कार्यकर्ताओं को कि राजनीति में जो भी आता है उसकी महत्वाकांक्षाएं तो होती है, उसका पूछना भी आवश्यक है कि पार्टी में हम 40-40 साल से काम कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र में आप पैरासूट लैंडिंग कराएंगे तो कार्यकर्ता उसको सहन नहीं करता। आजकल कार्यकर्ता किसी भी राजनीतिक दल का हो बहुत वोकल हो चुका है, वो अपनी जितनी भी उसकी अंदर की पीड़ा है वो जाहिर करता है, वो माध्यम जो भी हो, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे लिखित में हो, चाहे जो भी तरीका अपनाए, लेकिन वो विरोध करता है। अब संगठन का जो डंडा और अनुशासन का जो डंडा है वो उतना कारगर साबित नहीं होता कार्यकर्ता के लिए, और कार्यकर्ता उसको उतना तवज्जो और गंभीरता से लेते भी नहीं है कि भाई जिस मंशा से वो आए हैं उन्हें अगर नहीं मिलेगी तो हमसे कोई योग्य व्यक्ति को दे दीजिए, अन्यथा ये जो पैरासूट लैंडिंग करा रहे हैं, बड़े नेताओं को फिर से वापस टिकट दे रहे हैं, और जिन लोगों ने इस हार की जिम्मेदारी 2018 की होनी चाहिए थी उनको वापस दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी
टोटल डिफेंसिव मोड में, फ्रंट फुट में अभी भी नहीं खेल रही है। सुशांत जी, बिलासपुर संभाग की चर्चा जरूर करूंगा क्योंकि वहां के बड़े नेता कहलाते हैं। बिलासपुर में आपने अमर अग्रवाल जी को टिकट दे दिया, लोरमी में आपने अरुण साहू को भेज दिया, तखतपुर आपने धर्मजीत जी को भेज दिया, बेलतरा से आप टिकट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, कोटा से आपने पैराशूट लैंडिंग करा दी प्रबल प्रताप सिंह जदयू जी को। तो ये बताइए कि बेलतरा में फिर पेंच क्यों फंस गया? क्या बड़ा कारण है एक ब्राह्मण को टिकट देना जरूरी है? बेलतरा का आप टिकट नहीं डिक्लेयर कर पा रहे हैं और ऐसी 5 विधानसभा सीटें जहां तक अभी तक नाम नहीं डिक्लेयर कर पाए। पेंच इसलिए फंस रहा है पैराशूट लैंडिंग के चलते। और परिवारवाद की बात करते हैं, परिवारवाद तो है ही, प्रबल प्रताप सिंह जदयू, संयोगिता सिंह जदयू, कौन है ये सब लोग? फिर परिवारवाद की बात तो कांग्रेस से आप लोग कर ही नहीं सकते। देखिए, परिवारवाद और वंशवाद में अंतर होता है। आज स्वर्गीय दिलीप सिंह जदयू जी दिवंगत हो चुके हैं और उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो जनता के बीच संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक वंशीय परिवार की चरण वंदना पर आधारित नहीं कि नेहरू जी आए तो इंदिरा जी आई, इंदिरा जी आई तो राजीव जी आए, राजीव जी आए सोनिया जी आई, सोनिया जी आई तो राहुल जी आए, राहुल जी आए अब तो प्रियंका जी आएंगे, प्रियंका जी के बाद भी उनके कुछ बच्चों के तय व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अगर एक वंशीय परिवार की व्यवस्था की बात करें तो वंशवाद कहा जाता है। परिवारवाद के साथ जब आप विषय को जोड़ते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं तो क्या आपका बच्चा पत्रकार नहीं हो सकता? मेरे साथी वर्मा जी बैठे हैं, अगर वो किसी पेशे में हैं तो क्या उनका बच्चा नहीं हो सकता? उचित भी है तो क्या उनके बच्चे उस फील्ड में नहीं जा सकते? लेकिन अगर लगातार यही व्यवस्था होगी तो वंशवाद के साथ जुड़ती है। अब आपने पूछा बेलतरा का विषय, तो बेलतरा संगठनात्मक विषय के दृष्टिकोण से कहीं रोका गया होगा, ये मेरी जानकारी में नहीं है, संगठन का निर्णय है। परंतु बेलतरा भारतीय जनता पार्टी पर पुनः जीत कर भाजपा के झोली में और सरकार के विकास कार्यों के लिए उन्मुखित विधायक चुनेगी, ऐसी मेरी आशा है। और आपके माध्यम से कह दूं कि हमारे जितने भी नेता लड़े हैं, मैं फिर से उस बात को दोहराना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी ने एक लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया है, कमल निशान, कमल निशान, कमल निशान। और छत्तीसगढ़ में अटल जी ने सरकार इस राज्य को बनाया था और हम उसको आगे बढ़ाएंगे। इस परिकल्पना के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि इस 5 साल में कांग्रेस ने 20 साल पीछे कर दिया छत्तीसगढ़ को लूट की दुकान खोलकर। ये मोहब्बत की दुकान नहीं खोले थे, लूट की दुकान खोले थे। क्योंकि मैं एक प्रश्न अपने साथी से पूछ लेना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जितने अधिकारी जेल में हैं वो मुख्यमंत्री सचिवालय की संलिप्तता को उजागर करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आज उस चैनल पर बताएं। जो जेल के अंदर आज सलाखों के अंदर अधिकारी हैं, क्या मुख्यमंत्री सचिवालय स्वयं इन घोटालों में संलिप्त है कि नहीं? महादेव ऐप किसके संरक्षण में इस प्रदेश में चल रहा था, इसका जवाब दें इस चैनल पर। ठीक, मैं जवाब ले लेता हूँ। जी जी जी, जवाब दे दीजिए जी। महादेव ऐप के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई यदि कहीं हुई है तो छत्तीसगढ़ में हुई है। 400 से ज्यादा प्रकरण दर्ज है, 120 मामलों में गिरफ्तारियां हुई है। और जब यूपी में, नोएडा में छत्तीसगढ़ की पुलिस जाती है तो योगी की सरकार जो भाजपाइयों के डबल इंजन ताकतीत है, वहां छत्तीसगढ़ की पुलिस के ऊपर अपहरण का मामला दर्ज करके आरोपियों को छुड़ाने का काम करते हैं। तो संरक्षण कौन दे रहा है, यह भी सर्वविदित है। अभी ये बड़ी बड़ी बात कर रहे थे परिवारवाद की, सुन लीजिए, गंदफलाना छोड़ दीजिए। चंद्रपुर में तीसरे नंबर पर जो प्रत्याशी थी 2018 के चुनाव में, उसको टिकट मिला। नए कार्यकर्ता नहीं, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, उसकी पैराशूट लैंडिंग कराई गई है दूसरे क्षेत्र में, ताकि वो हार गए और लोकसभा चुनाव 2024 में स्थापन हो जाए। गोमती साय के लिए भी यही फार्मूला। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो खरसिया से हार गया, वो रायगढ़ से प्रत्याशी जो कटघोरा से हार गया, कोरबा से प्रत्याशी, छोड़ दीजिए, जब बदतमीजी बनते हो, तुम्हारे सामने नहीं बोला था। सुशांत जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। जी, कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट कर लीजिए। सरकार जाने वाली है तो अरे अडानी के दलालों, 2016-17 में जब छत्तीसगढ़ में फर्जी ग्राम सभा का अनुमोदन लगा के नगरनाथ पर्वत में से नेता को 27 जुलाई 2022 को विधानसभा का जी, समय खत्म कर। केंद्रीय सदन में लंबित है। तो देखिए, सीईसी की बैठक खत्म हो चुकी है। किन नामों पर विचार हुआ ये तो फिलहाल लिफाफे में बंद है, लेकिन बहुत साफ है, लगभग 1.5 दर्जन के आसपास विधायकों के टिकट कट रहे हैं, ये तय माना जा रहा है। हालांकि संख्या ज्यादा थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से रिपीट प्रत्याशी तय किए, जो हार गए थे 2018 में, उनको भी मौका दिया। उस नाते कांग्रेस के विधायक जिनकी टिकट ज्यादा कटने वाली थी, उनको थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट किया गया। फिर भी लगभग 1.5 दर्जन के आसपास ऐसे विधायक जिनकी टिकट कट सकती है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।